चलो अब कल थोड़ा बहुत वापस बता देता हूँ क्या पढ़ाया था। कल कल बेसिक्स पढ़े थे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सबसे पहले वही पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, algebraic expressions with one or more terms or equation when a polynomial is equated to zero it forms an equation। अब लीनियर इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, विद डिग्री 2। लीनियर इक्वेशंस क्या थी, इक्वेशंस विद डिग्री 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशंस विद डिग्री 2। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमें वैसे भी याद होगी क्योंकि ये हमने क्या पढ़ी थी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस उसको इक्वल्स टू जीरो करना है, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है यहाँ पर। उसके बाद हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें क्या बताया था, एक तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, ये लास्ट में देखेंगे। इसमें से भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कोर्स में नहीं है हमारे, ठीक है, तो ये पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी 2 या 3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इसके। और उसके बाद कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या थे, सिर्फ हमने चेक किया था कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हमने उसको पूरा सिंप्लीफाई करा, और लास्ट में सिंप्लीफाई होने के बाद अगर उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और अगर उसकी डिग्री 2 नहीं आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो कल सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि हमने, ठीक है, यही क्वेश्चंस किए थे कल। और उसके बाद वो 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम्स में ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स थी, और उसमें भी क्या चेक किया था कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाए बस, ठीक है। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब पहला टॉपिक लिखो, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मुझे नहीं लगता कि कोई नया टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फैक्टराइजेशन ज्यादा कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। और चैप्टर 2 में अगर हमने ध्यान दिया हो तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी थी लास्ट ईयर 9th क्लास में भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी है हमने, यहां पर भी वही है फैक्टराइजेशन में, ठीक है। लेकिन इस मेथड की लिमिटेशन क्या है फैक्टराइजेशन की, कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनमें सबका सोल्यूशन फैक्टराइजेशन से आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनके हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ही नहीं कि उनके सोल्यूशंस नहीं है, उनके भी सोल्यूशंस हैं, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हमें केवल फैक्टराइजेशन पढ़ना है, तो फैक्टराइजेशन पे ध्यान दो। कितनों को आता है पहले तो ये बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं सबको आता है? अभी भी किसी को नहीं आता तो अब यहाँ स्क्रीन पे ध्यान देना, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान है हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 6, 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है यहां तक। अब यहां से भी हमें क्या करना है, पेयर फॉर्म करना है, पेयर फॉर्म करके क्या लेके आना है, -5, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए 6, तो प्लस माइनस करने पे -5 आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, -2 -3, और -2 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, +6। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 2x कॉमन और x -1, और लास्ट टू टर्म्स में से -3 कॉमन ले लो, x -1 इज इक्वल्स टू 0। x -1 कॉमन और 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। x -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, 2x -3 is equals to 0, 2x is equals to 3 and x is equals to 3/2 आंसर आ गया इसके सोल्यूशन।
याद आ गया क्या मेथड सबको? सही है। चलो तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को, कॉपी करो। हाँ बेटा हो गया कॉपी। सेकंड देखो, वापस वही करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, कांस्टेंट टर्म -2, तो 6 इंटू -2 कर लो, क्या आ जाएगा आंसर? -12। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब देखो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -1। तो हमें कोई एक ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि प्लस माइनस करने पे -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, -12। तो हम ऐसा कर सकते हैं 4 और 3, -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1। -4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -12। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 6x² -4x + 3x -2 is equals to 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 2x कॉमन और 3x -2 फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम +1 कॉमन ले लेंगे और 3x -2 इज इक्वल्स टू 0। 3x -2 कॉमन और 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x -2 इक्वल्स टू 0, 3x is equals to 2, x is equals to 2/3, 2x + 1 is equals to 0, 2x is equals to -1, x is equals to -1/2। आंसर इजी है क्या मेथड ये वाला? आता है सबको? चलो तो कॉपी कर लो फिर जल्दी जल्दी। कहाँ पे बेटा? यहाँ पर? हाँ, आप कॉमन क्या ले रहे हो, +1 -1? वो तो आपको बताना पड़ेगा ना उसमें। चलो भाई कॉपी करो जल्दी से इसको। हाँ बेटा हो गया क्या सेकंड पार्ट कॉपी? कोई डाउट इसमें? नहीं? कॉपी कर लिया सबने या कोई कॉपी कर रहा है अभी भी? हाँ बेटा कर लिया क्या कॉपी सबने? हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -2√6x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो रूट आने से ऐसा नहीं कि हमारे क्वेश्चन में चेंज होगा, रूट आने से भी फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो तो सेम ही रहना है। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट ऑफ x², 3 कांस्टेंट टर्म 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, 2 3 6 और 3 1 3। अब देखो मिडिल टर्म क्या लानी है हमें, -2√6। अब -2√6 कैसे आएगी जबकि यहां तो हमें ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। सही है, तो देखो हमें सिर्फ लाना है -2√6। 2 × 3 कितना होता है, 6। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं -√6 और -√6 तो क्या हो जाएगा, ये -2√6 हो जाएगा ना।
भाई 2 into 3 कितना हुआ 6, तो इसी को हमने कैसे लिख लिया है -√6 और -√6, -2√6, लेकिन इसका प्रोडक्ट भी तो 6 आना चाहिए। चेक करो प्रोडक्ट 6 आ रहा है क्या इसका, -√6 इंटू -√6, माइनस माइनस प्लस, और √6 इंटू √6 6। ठीक है यहां तक। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या लिखेंगे यहां पर, ये हो जाएगा 3x² -√6x प्लस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन क्या लेंगे, कॉमन आ रहा है क्या आप कुछ, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ -√6x प्लस 2। चलो भैया बताओ कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है क्या फर्स्ट टू टर्म्स में से, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। अब ये कैसे पता चला, चलो एक स्टेप और लिखते हैं उसमें पता चल जाएगा। 3 को ध्यान से देखो, क्या 3 को ऐसा लिख पाएंगे क्या हम, √3 इंटू √3x², सही लिखा है क्या भाई, 3 को ऐसा लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, फिर -√6, √6 को ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √3x, सही है क्या √6 भी, इस वाले √6 को भी ऐसे लिखो -√2 इंटू √3x, और प्लस 2 को क्या लिखेंगे √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। ये अलग है ध्यान रखना। हाँ भाई यहां तक की बात समझ में आई क्या, अब वापस बताऊं ये वाला स्टेप। देखो 3 को हमने क्या लिखा है √3 इंटू √3, क्यों लिखा है √3 इंटू √3, क्योंकि डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा था देखो हमारे पास कुछ भी, सही है। और √6 को हमने क्या लिख लिया √2 इंटू √3, वहां पे सेम √6 को क्या लिखा है √2 इंटू √3, और 2 को क्या लिखा है √2 इंटू √2। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, √3x कॉमन, और रिमेनिंग क्या रह गया √3x -√2। लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है -√2 कॉमन, क्या रिमेनिंग रह गया √3x -√2 इज इक्वल्स टू 0। √3x -√2 कॉमन, और √3x -√2 इज इक्वल्स टू 0। √3x -√2 इज इक्वल्स टू 0, √3x इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2 बाय √3। सेम ऐसे यहां लिख लो √3x -√2 इक्वल्स टू 0, √3x इज इक्वल्स टू √2 एंड x इज इक्वल्स टू √2 बाय √3। आगे क्या इसका सोल्यूशन अब देखो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हो रूट्स का, अदरवाइज यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे तो सही है। ठीक है थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई या पूरी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो कितनी बात समझ में आई है, थोड़ी बहुत। चलो तो अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, x² -3x -10 इज इक्वल्स टू 0। पेन देना बेटा, पेन। अर्शप्रीत, दिव्या, गरिमा, कार्तिक, काशवी, खुशी, राघव, रिजुल, सौम्या, तरुण, वंशिका, चहल, चैतन्य, दर्शना, जीविका, कुमकुम, मनीषा, मेघा,
मृणाल, नंदिनी, नंदिनी, इशिता, शिफा, हिमांशी, मनन, दर्श, समर्थ, मानस, मानवेंद्र, सूफियान, नहीं, आदित्य जैन, नहीं है, आदित्य, आर्यन, नीरज और शैलोम। ये लेना बेटा। हाँ भैया, आ गया क्या आंसर? सबका आंसर आ गया? या कोई ऐसा है जिसको डाउट है इस क्वेश्चन में? मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 5, लास्ट टू टर्म्स में से प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 कॉमन और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x minus 5 is equals to 0, x is equals to 5 and x plus 2 is equals to 0, x is equals to minus 2। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, सेकंड पार्ट इसका। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। हो गया क्या कंप्लीट? सबने कर लिया है? इधर बॉयज ने करा नहीं करा? अच्छा, मतलब सर ने नहीं बोला तो करेंगे ही नहीं, ये ज्यादा समझदार है बच्चे फिर यार इधर वाले, इन्होंने बिना कहे कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। चलो जल्दी कंप्लीट करके दिखाओ। देखो अब अगर फैक्टराइजेशन में आप लोगों को परेशानी होगी तो मेरे को लगता है केवल रूट्स वाले क्वेश्चन में होगी, स्क्वायर रूट वालों में। बाकी अगर ऐसे सिंपल फैक्टराइजेशन आ रहे हैं तो ये तो सभी कर लेंगे। क्या नहीं हो जाएंगे अब पक्का? अरे हो ही जाने चाहिए अब तो। क्लास 7 से अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सीख रहे हैं, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th, 10th में अभी दूसरी बार सीख रहे हैं, तो 3 साल तो हो गए, है ना? हो गया बेटा कंप्लीट, सेकंड पार्ट हो गया इसका, सबने कर लिया है? यहां देखो चेक कर लेना आंसर। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 2x कॉमन, x प्लस 2, और लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2x minus 3 is equals to 0, 2x is equals to 3 and x is equals to 3/2 आंसर। ठीक है, अब यह बात समझ में आ गई क्या फैक्टराइजेशन? चलो अब एक और आ गया रूट वाला क्वेश्चन, करें उसको सॉल्व या कर लिया? हो गया सॉल्व? कितनों ने कर लिया थर्ड पार्ट? 2 नहीं करा है, बाकी कर रहे हैं? चलो करो जल्दी से स्टार्ट करो। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। वापस से स्टेप्स तो सेम ही रखना आपने। सबसे पहली चीज क्या होगी? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, जल्दी बोलो। अरे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया? दिन में लंच वंच नहीं करके आते क्या? ऐसे क्या मतलब हालत हो रखी है बिल्कुल सबकी। हाँ वापस बोलो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या रहा है?
कांस्टेंट टर्म 5√2, मल्टीप्लीकेशन बताओ इन दोनों का कितना होगा 10, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 2 इंटू 5। देखो मिडिल टर्म क्या लानी है हमें +7, तो +7 डायरेक्टली सामने ही दिख रही है क्या, 2 और 5, सही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 5 7, और 2 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसमें ये हो जाएगी √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉमन ला सकते हैं क्या हम फर्स्ट टर्म में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, ठीक है। जिसको बात समझ में आ रही है वो डायरेक्टली √2 कॉमन ले सकता है, जिसको नहीं समझ में आ रही बात वो वापस से एक स्टेप ज्यादा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या लिखेंगे हम इसको √2x² प्लस, अब इस 2 को ध्यान से देखो, इस वाले 2 को ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हैं इसको √2 इंटू √2x लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है √2x कॉमन, क्या रिमेनिंग रह गया x प्लस √2, और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस √2 कॉमन और √2x प्लस 5 is equals to 0. x plus √2 is equals to 0. x is equals to minus √2, और √2x plus 5 is equals to 0. √2x is equals to minus 5 and x is equals to minus 5 by √2 आंसर। ठीक है क्या अब, या कोई डाउट है इसमें? हाँ बेटा नेक्स्ट वाला कर लेंगे क्या, फोर्थ पार्ट। देखो अगर डायरेक्टली हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते यहां पर, ठीक है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले एलसीएम ले लें यहां पर इसमें। तो देखो 8 एलसीएम, 8 इंटू 2 इज 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है या नहीं, तो जल्दी मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ बेटा 1/4 दोनों वैल्यूज, वन बाई 8 1/4। हाँ भाई होगी क्या मिडिल टर्म स्प्लिट इसकी, क्यों? अरे वापस वही करो ना, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 16, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, तो 16 इंटू 1 कितना हो गया 16, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इससे कुछ एक ऐसा पेयर फॉर्म करो कि हमें ऐड करने पे -8 मिल जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे 16 मिल जाए, तो क्या होगा, ये ऐसे ही होगा -4 और -4 -8, -4 को -4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा आंसर 16, सही है। चलो तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करें, 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 4x कॉमन, 4x -1, और फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स -1 कॉमन, 4x -1 इज इक्वल्स टू 0। 4x -1 कॉमन, 4x -1 इज इक्वल्स टू 0।
4x minus 1 equals to 0. 4x is equals to 1. X is equals to 1 by 4. 4x minus 1 is equals to 0. 4x is equals to 1. X is equals to 1 by 4. आंसर. अब तो ठीक है. लास्ट पार्ट होमवर्क है इसका. क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट. ये होमवर्क है. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सब जने. जिसने कर लिया है अभी अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो होमवर्क में कंप्लीट करेंगे इसको. ठीक है, तो अब मान लू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गई. अरे तो थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंटली तो बोलो कि हाँ कम से कम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आ ही गई. 2 चैप्टर से तो सीख ही रहे हैं. अब आ गया सबको समझ में? कॉपी कर लिया वाला क्वेश्चन? चलो तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं इसी की. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. ठीक है, क्या फाइंड करना है? 2 नंबर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, whose sum is 27 and product is 182. दोनों नंबर्स का सम कितना है? 27. तो लेट फर्स्ट नंबर बी, क्या सपोज कर लें? लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी, क्या हो जाएगा? चलो आप लोग बताना क्या सही है, x माइनस 27 या 27 माइनस x. तो अभी x माइनस 27 कौन कह रहा था? कोई तो बोल रहा था. हाँ, बात समझ में आ गई. 27 माइनस x क्यों नहीं आई बात समझ में? है ना? चलो मैं समझाता हूं वापस से. वही कल भी शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आया था अपने पास, है ना, वो मार्बल्स वाला. चलो आपके पास 27 रुपीज है. ठीक है, 13 रुपीज आपसे सर ने ले लिए, छीन लिए कचौरी खाने के लिए. अब आपके पास कितने बचे? नहीं, आपके पास तो माइनस 14 बचेंगे ना. 27 थे आपके पास, 13 रुपीज सर ने ले लिए. तो आप क्या कह रहे हो? 13 माइनस 27. आप यही तो कर रहे हो, x माइनस 27. भाई जब अपन के पास टोटल ही 27 है, तो अब मान लो 13 मैंने ले लिए, तो रिमेनिंग जो 14 बचेंगे वो आपके पास बचेंगे ना. तो हम टोटल में से 13 माइनस कर रहे हैं. अब बात समझ में आ गई या नहीं? चलो तो अब क्या है सही चीज यहां पर? x माइनस 27 या 27 माइनस x? 27 माइनस x. और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट तो समझते ना, मल्टीप्लाई. इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 182. तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो. x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182. 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182. 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182. तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गई? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. ये आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर बताओगे या मैं बताऊं? क्योंकि मुझे तो आंसर मालूम है क्या आने वाला है. वही जो अभी मैंने इससे 27 रुपए में से 13 रुपए ले लिए थे, वही है आंसर इसका. ठीक है, अब हो गई क्या मिडिल टर्म स्प्लिट? सबने कर ली? चलो जो नहीं कर पाए वो वापस देखें. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1. कांस्टेंट टर्म कितनी है? 182. तो 1 इंटू 182 कितना हो जाएगा? 182. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 182, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2. 7 से डिवाइड कर लो, 7 टाइम्स 13 और 13 1 जा 13. माइनस 27 लाना है, तो देखो पेयर ए फॉर्म हो गया. 2 7 जा 14, माइनस 14 और माइनस 13, माइनस 27. माइनस 14 और माइनस 13 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 182. अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो. एक्स स्क्वायर माइनस 14x
minus 13x plus 182 is equals to 0. From first two terms, x common, x minus 14. From last two terms, minus 13 common, x minus 14 is equals to 0. x minus 14 common, x minus 13 is equals to 0. x minus 14 is equals to 0. x is equals to 14. x minus 13 is equals to 0. x is equals to 13. क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, और दोनों ही आंसर हो भी सकते हैं, ठीक है. तो यहां हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 14, then second number is 27 minus 14, 13. और अब क्या लिखेंगे? इफ फर्स्ट नंबर इज 13, then second number is 27 minus 13. तो सेकेंड नंबर क्या आ गया? 14. डायरेक्ट ये मत लिख देना कि फर्स्ट नंबर 13 है और सेकेंड नंबर 14 है. आ रही है बात समझ में? यहां पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके बताओगे कि फर्स्ट नंबर अगर 14 होगा तो सेकंड नंबर 13 आएगा, और अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 आएगा. क्लियर है बात सबको? करो कॉपी इसको. हाँ बेटा, हो गया क्या वाला क्वेश्चन? करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. अब देखो यहां पे मैं एक दो चीजें बता देता हूं. जैसे यहां तो हमसे पूछे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आ रहे हो, जैसे 5 6 11 12, ठीक है, 20 21 36 37, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात होगी ना, तो फर्स्ट नंबर x सपोज करना और सेकेंड नंबर x प्लस 1. तो x प्लस 1 क्यों? क्योंकि दोनों में 1 का ही डिफरेंस है, जैसे 36 37 या 13 14, ठीक है, तो 1 का ही डिफरेंस आ रहा है. अगर हमसे पूछे टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, दोनों ही का केस एक ही है, ऑड या इवन नंबर, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे? 3 5 7 9 11 13, यही होंगे. डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है. अब यही केस देखो, अगर इवन नंबर्स होंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हुए तो क्या हो जाएगा? 2 and 4, 8 and 10, 12 and 14, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. इनमें भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस. तो जब ऑड और इवन वाला केस आ जाए तो हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा x और सेकेंड इंटीजर होगा x प्लस 2. ये बात ध्यान रखना, ठीक है. और अगर हमें ऐसी डायरेक्ट बोला है कि टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो उस केस में हम क्या लेंगे? x और x प्लस 1. ठीक है यहां तक? तो चलो, अभी वाला केस कौन सा है अपना? इवन ऑड वाला या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वाला? चलो, तो हम क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x and second positive integer be x plus 1. सही लिखा है क्या? ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, तो एक को x सपोज कर लिया और दूसरे को x प्लस 1. सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365.
इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है? 365। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर और सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना गिवन है? 365। अब यहां तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equals to 365. 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is equals to 0. 2x square plus 2x minus 364 is equals to 0. क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? देखो ध्यान से, 2 कॉमन, x कॉमन नहीं आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. अब 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इसको 0 के इक्वल कर लो. ये आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सही है. अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो. देखो ऑलरेडी फैक्टर्स कर रखे हैं अपन ने 182 के. ठीक है. मिडिल टर्म के लिए अब की बार क्या करेंगे? प्लस एक्स लाना है, तो 14 माइनस 13 कर लेंगे, 1 आ गया, और 14 और माइनस 13 मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 182 आ जाएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0. फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स x कॉमन, x प्लस 14, और फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 is equals to 0. x plus 14 कॉमन और x minus 13 is equals to 0. x plus 14 is equals to 0. x is equals to minus 14 और x minus 13 is equals to 0. x is equals to plus 13. आ गया क्या आंसर? सही है आंसर या गलत किया है? बताओ भाई जल्दी से. ये आ रहा है आंसर. अब ध्यान रखना, यहां पर हम माइनस 14 को इग्नोर कर देंगे या इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है. हम आंसर सिर्फ कौन सा लेंगे? प्लस 13. क्यों? हाँ, क्योंकि हमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछे थे? पॉजिटिव इंटीजर्स. मेरे से पूछा ही पॉजिटिव इंटीजर था. ये नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, और आगे क्या लिखेंगे यहां पर लास्ट में? देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 13 and second number is 13 plus 1 14. पहला नंबर 13 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया? 14. करो बेटा कॉपी इसको जल्दी से. क्या हो गया आज? कहाँ निकला? अभी तो 15 मिनट है. देखो जल्दी टाइम इसलिए निकल गया क्योंकि आज क्वेश्चंस इजी हैं. सच बात तो यही है. और ये अभी अभी इसी चैप्टर में टाइम बहुत धीरे भी निकलेगा. अभी आ रहे हैं देखो आगे. ठीक है. 2 क्वेश्चन और हो जाए उसके बाद देखो टाइम बहुत धीरे निकलेगा फिर. तो ये तो डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट पर कि हमारा इंटरेस्ट कितना है. इजी इजी क्वेश्चन है तो सबका इंटरेस्ट है,
तो बढ़िया चल रहा है सब काम। अभी यही थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे तो बस सर हो गया, टाइम हो गया, 5 मिनट पहले छोड़ दो आज, और क्या है। हाँ बेटा, कर लिया कॉपी सबने? कॉपी करो जल्दी। हो गया कंप्लीट? और हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एबीसी। हाँ यहाँ ध्यान दो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, हाइपोटेनस तो कितनी गिवन है इसकी? 13 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है? साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। तो राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस, ये हो गई 13 सेंटीमीटर। अब क्या गिवन है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल का वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम सपोज कर लेते हैं बेस x सेंटीमीटर है, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया? x माइनस 7 सेंटीमीटर। लेकिन अब क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म करेंगे? इसने तो सिर्फ इतना ही बताया, ये तो बताया नहीं कि इक्वेशन कैसे बनेगी। बोलो, अरे याद करो, पाइथागोरस थ्योरम याद है? इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सही है? तो अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो उसको। ए बी को क्या लिख सकते हैं हम? x माइनस 7 होल स्क्वायर। बी सी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ x, और ए सी को हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 13। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 13। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करें? यहां पर 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। चलो भाई मिडिल टर्म स्प्लिट करो और आंसर बताओ। आगे आंसर क्या आ रहा है? 12 और 5। चलो देखें, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स x कॉमन, x माइनस 12, फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 कॉमन और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
x minus 12 is equals to 0, x is equals to 12 and x plus 5 is equals to 0, x is equals to minus 5. आगे क्या यहां तक की बात समझ में? हाँ भाई ठीक है यहां तक। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, -5 तो इग्नोर कर दो, केवल आंसर +12 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ज्योमेट्रिक फिगर है और ज्योमेट्रिक फिगर में लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की। सही है, तो -5 तो इग्नोर कर दो, आंसर क्या हो गया 12। तो अब देखो हमने बेस क्या सपोज किया था, BC, बेस था BC, उसकी लेंथ तो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। और जो एल्टीट्यूड है इसका, एल्टीट्यूड क्या था AB, वो हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। आंसर। हाँ, आपने x + 7 लिखा था तो 7 - x लिखा था और आंसर आ गया उससे। 7 - x तो कैसे होगा? क्यों? वापस वही है। ठीक है, अब की बार आपके पास 12 रुपए थे, मैंने 7 रुपए ले लिए, बात वही है। चलो अब चलो उसको, ये तो एक मजाक वाली बात हो गई। 1 मिनट, क्लास 10th, यहां ध्यान देना। यहां पर कुछ बच्चों ने इसको ऐसे ले लिया है, देखो हमने इसको x - 7 लिखा था ना, इन्होंने इसको लिखा है x7 - x, हमने लिया है x - 7। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 7 - x क्यों नहीं ले सकते, मैं बताता हूं क्यों नहीं ले सकते। ये आपका बेस है, ठीक है, ये कह रहा है एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, लेस मतलब 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब अगर मेरा बेस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके हिसाब से एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए 12 - 7, 5 सेंटीमीटर। सही है, अब आपने जो कंडीशन लिखी है ना उसको समझते हैं। ठीक है, आपने जो लिखा है उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि हमारा बेस तो आ रहा है 12 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या आएगा 7 - 12 -5, और मैंने अभी आपसे कहा कि ज्योमेट्रिक फिगर है तो ज्योमेट्रिक फिगर की लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम 7 - x नहीं ले सकते। सही है, पहली चीज तो देखो उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो एक तो हमें वो चीज देखनी है। और फिर भी अगर हम नहीं देख पा रहे तो ध्यान रखो कि हमें लास्ट में आंसर में कहीं ना कहीं गलती जरूर मिलेगी। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी हालत में, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बात समझ में, आपने भी यही किया था तो अब ठीक है, सही कर लिया। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? अरे माइनस से दुश्मनी नहीं है अपनी, क्या हम 2 क्वेश्चन से माइनस वाली वैल्यू हटा रहे हैं? हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में वन ने माइनस वाली टर्म हटा दी थी, यहाँ से इग्नोर करी थी उसको, तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वहां पूछा ही क्वेश्चन में ऐसा गया है हमसे, पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे थे तो नेगेटिव इंटीजर इग्नोर करना था, यहाँ पर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए -5 पहले इग्नोर कर दिया। ठीक है, हाँ भाई कॉपी करो उसको जल्दी से। हाँ बेटा हो गया क्या क्वेश्चन, सबने कॉपी कर लिया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. मेरे ख्याल में कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था एक, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक बना करके और फिर छोड़ दी थी उसमें, ठीक है। अब आज क्वाड्रेटिक फॉर्म भी करनी है और उसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर भी लेके आना है। करें जल्दी से इसको सॉल्व। चलो देखो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, number of articles be x and cost of one article. अब एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, इसको अंडरलाइन करना। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके 2 टाइम्स पे 3 रुपीज ज्यादा है। मतलब जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए x, तो इसका 2 टाइम्स कर लो 2x, और इससे भी 3 रुपीज ज्यादा, तो +3 और कर लो। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई, ठीक है। और टोटल कॉस्ट जो थी उस दिन प्रोडक्शन की वो कितनी थी, टोटल कॉस्ट थी ₹90। अब बताओ टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x + 3 है, ठीक है। तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा 2x² + 3x इज इक्वल्स टू 90, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, आप लोग करोगे, मैं करके दिखाऊं मिडिल टर्म स्प्लिट, जल्दी बोलो, कर लेंगे तो करो फटाफट फाइंड। हाँ भाई, नहीं हुई मिडिल टर्म स्प्लिट, चेक करो। सही है, 180 के फैक्टर्स, 180 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। तो 3 5 = 15, 2 2 = 4 और 3 12, तो 12 और 15। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, तो ये हो गया 2x + 15, और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, -6 कॉमन, 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0, 2x + 15 कॉमन और x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार 2x + 15 इसको 0 के इक्वल रख लो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -15 एंड x इज इक्वल्स टू -15/2। फिर x - 6 इसको 0 के इक्वल रख लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब वापस से इसको तो इग्नोर कर देना, यही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन क्यों, अभी तो ना तो कोई पॉजिटिव नंबर बोला ना कुछ ऐसा बोला, लेंथ भी नहीं है, फिर ऐसा नेगेटिव को इग्नोर क्यों कर दिया, कॉस्ट नहीं है ये, x तो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। ऐसा तो नहीं ना कि किसी फैक्ट्री के अंदर -10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, पॉसिबल है क्या ऐसा, भाई 10 होंगे, 1 होगा, 10 होगा, 20 होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर होगा वो एक, ठीक है। तो इसलिए -15/2 इग्नोर कर दो, आंसर क्या हो गया 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये तो कितने हो गए 6, एंड कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ये हो जाएगा 2x + 3, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो,
2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3, 15 रुपीज। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज और कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए? 6 आर्टिकल्स। तो टोटल कॉस्ट चेक कर लो, 15 इंटू 6 कितने हुए? 90। आ रहा है आंसर? होमवर्क नोट करो। एक क्वेश्चन तो पहले दिया था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पेज नंबर 6। नहीं 17 क्वेश्चन है, अपन इसको 2 दिन में करेंगे, ठीक है। आज हमें करके लाने सिर्फ 1 to 8। अरे 10 क्वेश्चन से ज्यादा मैं वैसे कभी देता ही नहीं हूं, पूछ लो 9th क्लास वाले बच्चों से जो पढ़ के गए थे लास्ट ईयर। दिए थे क्या कभी? नहीं दिए ना। तो बस मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा है ही नहीं होमवर्क में। लेकिन हम वो 10 क्वेश्चन भी नहीं करके ला रहे हैं, मुश्किल ये है। अब ये चैप्टर तो इजी है, ये तो कर लाएंगे। चलो देखते हैं। ये लेना बेटा, किसने दी सी शीट? अच्छा हाँ, आपकी थी।